कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आज आरआरबी टेक्नीशियन का जो आप लोगों का एग्ज़ाम था 6 मार्च को, आज के तीनों ही शिफ्टों के जो पेपर थे वो समाप्त हो चुके हैं और इन तीनों ही शिफ्टों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, उसी के हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल अंत तक देख लेना, जिनका भी पेपर जो है आगामी आने वाले शिफ्टों में है। जैसे कि आपका 9, 10 और 13 जो है मार्च को जिनका भी एग्ज़ाम होने जा रहा है, बिल्कुल ही इस क्लास को स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोग सबसे पहले आज देख लो कि किस तरीके के आज के तीनों जो शिफ्ट हुए हैं, ठीक है, तीनों शिफ्टों में मैथ का जो है कैसा प्रश्न आया था, किन टॉपिकों से आया था, कौन से आपके टॉपिक पढ़ लेना चाहिए, जो कि आपके पास 2 दिनों का जो समय है। रीजनिंग का कैसा प्रश्न पूछा गया है ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और मैथ, साइंस ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप ओवरऑल यहाँ पे इस क्लास को अगर देखते हो तो आपके थोड़े से तो आप रिलैक्स करोगे कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर छोड़ने हैं, ठीक है। तो इस क्लास को फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। और खास करके मैंने आप लोगों से कहा था कि आज के तीनों ही शिफ्टों के आधार पर मैं क्लास ला रहा हूँ, तो आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि इस तरीके के जो क्लास है हम आपको डेली प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आपको डेली प्रोवाइड करेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं होगा आरआरबी टेक्नीशियन का। तो आज जो भी आप लोगों के पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, उसी के आधार पे आपको डेली ही क्लासेज मिलेंगे बिल्कुल। और जो है अगर आप करते हो तो आप 9 तारीख 10 तारीख को एग्ज़ाम देने जाओगे तो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा 13 तारीख को, ठीक है। तो चलिएगा फटाफट से आज के देख लेते हैं प्रश्नों को कि कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया है। देखिएगा, एक प्रश्न पूछा गया था आपका फर्स्ट शिफ्ट में कि जब बल और विस्थापन के बीच कोण 180 डिग्री होता है तो किया गया कार्य क्या होता है। क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के पहला जो है ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, और इसका जो है राइट उत्तर बताइएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो बिल्कुल इसको स्किप मत करिए, आप टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्न का राइट उत्तर देने की कोशिश करें, ठीक है। तो निगेटिव अगर आपने बताया है, जो एग्ज़ाम दिए हैं निगेटिव इसका राइट उत्तर बताए हैं, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। बिल्कुल ये लेवल के प्रश्न थे। अगला प्रश्न आप लोगों से था कि जो है 1 वाट किसके बराबर होता है, 1 वाट किसके बराबर होता है, ये आप लोगों का प्रश्न पूछा गया था। शायद दूसरे शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, कि 1 वाट कितने के बराबर होता है, बताइएगा। जो एग्ज़ाम दे के आए हैं वो भी, जो नहीं दिए हैं वो भी, बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है, आपका जो एग्ज़ाम है ये कब है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक बार लिखिए। तो जो मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं जिनका एग्ज़ाम बाकी है, एक बार कमेंट बॉक्स में अपना एग्ज़ाम डेट लिखिए, ताकि उसके लिए हम एक बेहतर रणनीति तैयार कर सकें, ठीक है। तो जिनने बताया है 1 जूल बटा 1 सेकेंड, जूल बटा सेकेंड, बिल्कुल उनका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा पूछा गया था कि वाहनों में पीछे का जो है दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ठीक है। ये शायद जो है दूसरे शिफ्ट में ही पूछा गया था कि वाहनों का जो है अ, दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। आज के तीनों शिफ्टों में देखो यही लेवल के प्रश्न थे साइंस के, और बिल्कुल यही लेवल के आगामी जिनका भी पेपर है टेक्नीशियन में बिल्कुल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में जो है, उत्तल दर्पण का उपयोग जो है हम लोग वाहनों को पीछे देखने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम जो है दूरी कितनी होनी चाहिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम जो है दूरी कितनी होनी चाहिए, क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताओगे। जो एग्जाम नहीं दिए हैं अभी वो बिल्कुल इसको फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि आपको भी ऐसा देखना है। और देखिए जिस तरीके के दिन तीनों ही शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए, मैं आपके लिए स्पेशल ही क्लास ला रहा हूँ शाम में 8 PM पे, ठीक है। स्पेशल उस क्लास को देख लेना। क्लास को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि
वो जो क्लास होगा आपके लिए स्पेशल होगा जिनका पेपर बचा हुआ है, ठीक है? और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्नों को मैं सिलेक्ट करूँगा जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम हॉल वाला पूछ रहा है। तो जिन्होंने बताया है 17.2 मीटर बिल्कुल उनका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, विद्युत प्रतिरोधकता का जो है एसआई यूनिट क्या है? विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक आप लोगों से पूछा गया है। तो विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था और कहा था कि ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखना। ओम मीटर आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, ठीक है? जब भी पूछे तो ओम मीटर याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, लेंस की क्षमता को मापने का जो है मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता को मापने का मात्रक जो है आप लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में। बताइएगा, ये जो है आपके तीसरे शिफ्ट में पूछा गया था कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा सभी लोग। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 6 का राइट उत्तर बताएंगे। तो जिन्होंने बताया है डायोप्टर उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर जो है बी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। देखते चलिए आप जो है इन प्रश्नों को लगाए हो कि नहीं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जी का जो है मान अधिकतम जो है कहाँ होता है? जी का जो है अधिकतम मान कहाँ होता है बताइएगा। प्रश्न पूछा गया था, भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, पृथ्वी के केंद्र पर, माउंट एवरेस्ट पर। बताइएगा, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा। जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? तो जिन बताया ध्रुवों पर उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जी का मान ध्रुवों पर अधिक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, डायनेमो किस ऊर्जा को जो है मापन में बदलता है? देखिए, हर एक चैप्टर का मैंने नाम भी लिखा हुआ है जहाँ से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है? हर एक टॉपिक का नाम भी लिख दिया हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है? तो इसके लिए एक बार आप लोग सभी लोग जो है लाइक और शेयर कर दीजिए कि कौन से चैप्टर के जो है प्रश्न पूछा गया। इसके साथ मैंने जो है यहाँ पर प्रश्नों को रखा हुआ है ताकि आपको क्लियर हो सके कि जो है आपको कौन कौन से चैप्टर छोड़ना है और कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, ठीक है? तो जिन्होंने बताया है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बिल्कुल राइट उत्तर है डायनेमो। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे जो है परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं लगाया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल राइट उत्तर हैं। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था यहाँ पे कि जो है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 10 जो है आप लोगों से पूछा गया था। ये जो है आज का शायद दूसरे शिफ्ट में पूछा गया था कि जल का पीएच मान कितना होता है, ठीक है? मैंने कई बार बताया था कि जल के पीएच मान आपको याद रखना है, 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को लगाना है, उदासीन होता है, ठीक है? 7 को क्या बोलते हैं? उदासीन। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को लगाना था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था धातु धातु चैप्टर से, कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है? फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न था आप लोगों के सामने। कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 11। तो आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पे धातु बोला है, ठीक है? तो धातु यानी कि पारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया था, हंसाने वाले गैस का जो है रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाले गैस का जो है रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। हंसाने वाले गैस का जो है रासायनिक नाम पूछा गया है। तो आप लोगों को मैंने बताया था नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नाइट्रस ऑक्साइड N2O ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है लोहे में जंग लगना किस प्रकार की जो है अभिक्रिया है? लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा।
लोहे में जो जंग लगता है, ये जो है चैप्टर से आप लोगों का पूछा गया था, ऑक्सीकरण से। तो ये जो है रासायनिक परिवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर आपको बी लगाना था। लोहे में जंग लगना क्या है, एक जो है रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को लगाना था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा था, पीतल किन दो धातुओं का जो है मिश्रण है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है, क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे तांबा और जस्ता, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोगों से पूछा गया था। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो जिन्होंने बताया है कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया था कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। आज के प्रश्न पूछे गए थे आपके ये लास्ट शिफ्ट में कि जो है सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ठीक है, बायोलॉजी का है, रक्त से रिलेटेड। तो आप लोगों को बताना था ऑप्शन नंबर डी, ओ को कहा जाता है सर्वदाता रक्त समूह, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ये मैंने बहुत बार आपको क्लास में बताया था कि ये जो है प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो है याद रखना, ठीक है। और देखिए पूछ भी दिया गया था, तो विटामिन बी 1 जो है विटामिन बी 1 को कहा जाता है कि कमी से जो है वेरी वेरी रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये भी प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि मानव शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि है ये यकृत है, लीवर, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था यहाँ पे कि जो है पौधों में गैसों का विनिमय किसके माध्यम से होता है। पौधों में गैसों का विनिमय किसके माध्यम से होता है, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था आप लोगों से, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19वें का राइट उत्तर बताइएगा, पौधों में गैसों का विनिमय किसके माध्यम से होता है। तो जिन्होंने बताया है रंध्र, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बताया है रंध्र, उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि डीएनए का जो है डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, ये आप लोगों के सेकेंड शिफ्ट में जो है पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, बताइएगा। तो जिन्होंने बताया है वाटसन और क्रिक ने, उनके बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। ये लेवल था आपके साइंस का। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, देखिए मैथ का प्रश्न पूछा गया था, टाइम एंड वर्क से एक प्रश्न आप लोगों के सामने कि जो है एक कार्य को ए जो है एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। वे 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, तो कार्य का कितना अंश जो है शेष बचेगा। शेष बचेगा, देखिए क्या प्रश्न में घुमा दिया है लास्ट वाले लाइन में, कार्य का कितना अंश शेष बचेगा, ये फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था। तो सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि टोटल कार्य कितना है यहाँ पे। तो टोटल कार्य हम निकालने जाएंगे, ए है एक कार्य को 15 दिनों में कर रहा है, और बी जो है एक है बी, वह जो है कार्य का कितना 20 दिनों में कर रहा है। अब जो है टोटल वर्क निकालेंगे तो इनका एलसीएम ले लेंगे, तो 20×3 = 60, 20 के पहाड़ में 20 चौका 15 चौका 60, 20×3 = 60, मतलब ए जो है एक दिन में 4 काम करता है, बी जो है एक दिन में 3 काम करता है, ठीक है। अब इसने कहा है भाई साहब कि ये जो है 4 दिनों तक साथ में काम करते हैं, तो हम टोटल अगर साथ में काम करेंगे तो हमने देखा कि ए और बी मिलकर जो है एक दिनों में कितने काम करते हैं, तो 7 काम करते हैं, ठीक है। और इसने कहा है 4 दिन तक काम करते हैं, तो यहाँ से 4 दिनों का निकालेंगे तो 7 चौका कितना हो जाएगा 28, कितने हो जाएंगे 28, ठीक है। टोटल काम इसने किया कितना है 28, टोटल काम कितना है यहाँ पे 60, 60 में से 28 आप माइनस कर दो, कितना हो जाएगा आपके पास 32 काम बचेगा, कितना में से 60 में से। अब इसका काट दो
4 के पहाड़ में 4 8 32 और 4 के पहाड़ में 15 चौका 60, यानी कि आप कहोगे 8/32 जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट उत्तर था। ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने भी डी को चुना है उनका ये बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न था। देखिएगा, 10,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैथ का दूसरा, ये जो है आपके थर्ड शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड प्रश्न है। फिर कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि 8 बजे जिस तरीके से अभी आप लोगों के तीनों ही शिफ्टों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, पूछे गए हैं, तो हम जो है जिनका भी पेपर 9, 10 और 13 तारीख को होने जा रहा है उनके लिए ये स्पेशल रामबाण क्लास आएगा 8 PM पे, जहाँ से 100% प्रश्न आपको पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि इन्हीं चैप्टरों से पूछा है तो बिल्कुल इन्हीं चैप्टरों के आधार पे आपको आगे जो है जिनका भी पेपर है वहाँ पे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको विशेष करके ध्यान इस बात को देना है कि उन्हीं चैप्टरों को पढ़ो जहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। अब देखो 10 का फ्रैक्शन कर दो, 10 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10 आपने पढ़ा होगा, 10 को काटोगे तो 1/10 ही होगा, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास 10 रुपया है तो आपको अगले साल कितना मिलेगा, 11 रुपये। क्यों? क्योंकि 10 पे 1 रुपया के ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज है तो 2 साल के लिए है, तो 2 साल कर दो, 10 वाली चीज़ जो है कितना हो जाएगा अगला साल, 11। यहाँ से गुणा कर लो 100 और यहाँ पे गुणा कर लो 111, मतलब 100 का जो सामान है वो आपको 121 हो जाएगा। कब? 2 साल के बाद, 2 साल के बाद 100 रुपया का सामान 121 रुपया हो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे बोनस कितना मिलेगा, फायदा परसेंटेज में कितना मिलेगा, तो 21% का जो है यहाँ पे आपको वैल्यू निकाल देना है। ब्याज के तौर पे कितना, 100 रुपये का सामान था वो 121 रुपया में आप दे रहे हो, या 100 रुपया जो पैसा था वो 2 साल में 121 हो जाए। तो यहाँ पे 21% का जो है वैल्यू हमें पता करना है, 10,000 रुपया है और इसका 21% निकाल देंगे तो हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से गुणा कर दो, 2100 रुपया जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने भी बी को चुना है, जिन्होंने भी बी को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्षेत्रमिति का जो है प्रश्न। कर आप लोगों के सामने कि एक वेलन की जो है ऊंचाई 14 सेमी और इसके वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 वर्ग सेमी है, तो वेलन का आयतन क्या होगा, बताइएगा। एक बेलन की ऊंचाई 14 सेमी और उसके वक्र सतह का क्षेत्रफल जो है आप लोगों के सामने 264 वर्ग सेमी है, तो वेलन का आयतन क्या होने वाला है, बताने की कोशिश करिए सभी लोग, सभी लोग बताइए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्षेत्रमिति के फॉर्मूले अगर मालूम है तो आप ऐसे प्रश्नों को कर सकते हो। जैसे कहा एक बेलन की ऊंचाई और इसके वक्र सतह का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है, तो बेलन का आयतन, तो सबसे पहले बेलन के जो है क्या करो, वक्र सतह का क्षेत्रफल निकाल लो, तो क्या होता है 2πr/h। ये कह रहा नहीं कितना है 264, यहाँ से कर दो 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना दिया है, आर का वैल्यू नहीं दिया है, रख दो आर, और ऊंचाई दिया है कितना 14, तो 14 बराबर 264। यहाँ से निकालो आर का वैल्यू, 7 दूना का 14, ये 2 से कट गया, 2 दूना का 4, 4 से इसको काट दो, कितना हो जाएगा 4 छके 24, फिर 4 छके 24, 22 तियाँ 66, यानी आर का वैल्यू जो है 3 हो गया। आर का वैल्यू हमें पता चल गया कि त्रिज्या कितना है 3 और ऊंचाई हमें दिया है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वैल्यूम बराबर क्या होता है बेलन का πr²h। पाई का वैल्यू रख देना 22/7 गुणे आर का वैल्यू 3 का स्क्वायर कर लो 9, फिर ऊंचाई कितना है 14, तो 7 से काट दो 2, 9 दूना 18, 18 में 22 से 18 में 22 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 396। बिल्कुल राइट उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस से एक प्रश्न पूछा था कि एक वस्तु को 14 से 40 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु का जो है उसे उस वस्तु को कितना में बेचना होगा, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। अब जो है देखिए इस प्रश्न को किस तरीके से आपको सॉल्व करना था, बिल्कुल सिंपल सा था। अगर आप देखोगे कि कोई सामान है 100 रुपये का
और उसे अगर हम बेच देते हैं 90 रुपये में, तो हमें क्या हो जाएगा, 10% की हानि। वही बोला है कि 10% की पहले तो हानि हुई है, ठीक है। फिर कह रहा है कि अगर इसे 10% का लाभ कमाना हो तो 100 वाली सामान हमें कितना में बेचना होगा भाई साहब, 110 में। देख लो, 100 रुपया का कोई वस्तु है, अगर हम 110 रुपये में बेचेंगे तो हमें 10 रुपया की प्रॉफिट हो जाएगी। यही काम करना था यहाँ पे। 114 है, 1440 है। पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे 10% की हानि, तो हमें पता करना है कितने में खरीदे हैं, तो 100 में, 90 रुपये में बेच दिए हैं। फिर 10% का लाभ कमाना है, तो 110/100। ये जो है काट दो, ये कट जाएगा 100 से 100, ये कट जाएगा 10 से 10, ये 9 के पाड़े में 16 9 144, फिर कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, कितना हो जाएगा, गुणा कर दो 110 में 16 से, तो ये बन जाएगा आपका जो है 1760। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का बी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने औसत से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था कि 11 का औसत, 11 संख्याओं का औसत 150 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 49 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत जो है 52 है, तो छठी संख्या ज्ञात करें। बिल्कुल सिंपल है, आप क्या करो, 11 संख्याओं का औसत 11 गुणे 50 कर लो, कितना हो जाएगा, 11 पचे 55, 550। उसके बाद से कह रहा है कि पहले जो है, पहले 6 संख्याओं का औसत जो है आप लोगों को दिया गया, कितना है, पहले 6 संख्याओं का औसत 49 है, तो यहाँ से गुणा कर लो। 9 छक्के 54 के 4, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 6 नवा 54, 4 छक्के 24, 24 और 5 29 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 है, तो 52 कर लो। 6 दूना 12, 6 पच्चे 30 और 1 31, यहाँ से जोड़ लो इसको दोनों को। ये दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो यहाँ पे तो हो जाएगा 12 संख्या, ये टोटल जो है संख्या है 12, और इसको जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 4 2 6, ये हो जाएगा 9 1 10, 3 2 5 1 6। ये जो है 12 संख्या हो रही है, कितना, 606। और यहाँ पे 11 संख्याओं को दिया गया है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 555, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। यानी कि जो है 11वां व्यक्ति जो है, जो बीच वाला छठा व्यक्ति है, वो 56 केजी का है। आसानी से आप कर सकते थे। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि यदि tan थीटा बराबर दिया गया है तो इसका मान आप ज्ञात करो। tan थीटा बराबर आपको मालूम है कि p बटा क्या होता है, बी। पी का वैल्यू दिया है 4 और बी का वैल्यू दे दिया है 3। तो यहाँ से एच का वैल्यू आप निकाल लोगे, कितना हो जाएगा, अंडर रूट में होता है पी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और बी का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 हो जाता है, ठीक है। अब इसके आगे जो है आप लोगों को क्या करना था, यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना था, तो रख दीजिए p/h, यानी साइन थीटा बटा, साइन थीटा का वैल्यू रखोगे p/h 4/5 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 3/5। तो इसको बनाइएगा तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका राइट उत्तर हो जाएगा कि जो है आपका 7, ठीक है, कर लीजिएगा आप, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के समानुपात अनुपात समानुपात से भी पूछा गया था कि जो है 3 संख्याओं का योग जो है यहाँ पे 98 है। यदि पहली 2 संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया गया है और दूसरी 2 संख्याओं का और दूसरी तीसरी संख्याओं का अनुपात है, तो दूसरी संख्या आप लोगों को बताना था। इस तरीके का प्रश्न था, आप सिंपल से कर सकते हो, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या। देख लो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2:3, फिर 5:8, यहाँ से 3 बढ़ा लो और यहाँ से 5 बढ़ा लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 3 5 15 और 3 8 24। इन सभी को जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 24 15 39, ये हो गया 49। इसने कहा है टोटल कितना है, 98 है। यानी कि जो है आप यहाँ से 39 दूना 98, यानी कि एक का वैल्यू आ रहा है 2। इसने कहा है कि दूसरी संख्या बताओ। दूसरी संख्या यहाँ पे कितना है, 15, 15 में गुणा कर देना 2 से, 15 दूना 30 जो है इसका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था रेलगाड़ी वाला कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक खंभे को 9 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई। देखिए, जब भी आप देखोगे तो खंभा जो है उसको पार करना है, यानी कि रेलगाड़ी खुद की लंबाई को पार करना चाहती है, ठीक है। ये आप समझ गए तो आसानी से कर सकते हो। रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि हमें दूरी पता करना है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल गुणे समय कर लो। यहाँ पे चाल कितना है, 60 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए किलोमीटर पर घंटा और यहाँ पे 9 सेकेंड दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है किलोमीटर पर सेकेंड में ले आएंगे। इसको किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। फिर 9 सेकेंड चला है तो गुणे 9,
9 दूना का 18, 2 से काट दो, यहाँ पे हो जाएगा 30। 30 में 5 से गुणा करो, 30 पचे 150 मीटर का जो है यहाँ पे ये ट्रेन है। ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी बताना था। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने था यहाँ पे कि जो है 1.21 गुणे 0.9 प्लस इसका जो है मान क्या होगा। अब सिंपल सा है, आप सिंपली तरीके से कर सकते हो। इसका लॉसो कितना होता है, अगर आप क्या बोलते हैं, अंडर रूट है 121 आप जानते हो, तो 121 11 का वर्गमूल पड़ता है, एक अंक पे दशमलव लगा दो, गुणे 0.9, फिर प्लस है तो प्लस, इसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा 0.1 हो जाएगा, इसका 2 अंकों के बदले 1 अंक पे पॉइंट। अब इसको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा कितना आप लोगों का, ये हो जाएगा 0.99 प्लस 0.1, ये कितना हो जाएगा, आप जोड़ोगे तो 1। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था यहाँ पे कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बताइएगा। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पहले याद होना चाहिए, √3/4 भुजा स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3/4 भुजा की जगह पे ए का वैल्यू कितना दिया है 8, 8 का स्क्वायर कर दो, 8 8 64, 64 को 4 से काटोगे तो 16 चौका 64, 16√3 आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, समझ गए होंगे कि जो है इसका फॉर्मूला अगर आपको मालूम था तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर सकते थे। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने था, देखिएगा, पूछा गया था यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न। थर्मामीटर तापमान से संबंधित बता रहा है, तो हाइग्रोमीटर का संबंध किससे है। फिर से कह रहा हूँ कि जिनका भी पेपर बाकी है तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल इन्हीं टॉपिकों के हम प्रश्नों को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए थर्मामीटर से क्या मापा जाता है, तापमान को। ठीक है, उसी प्रकार हाइग्रोमीटर से किसको मापते हैं, आर्द्रता को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अब देखिएगा, आप लोगों से पूछा गया था यहाँ पे कि श्रृंखला श्रेणी का जो है एक प्रश्न था, श्रृंखला का अगला पद बताना था। तो बिल्कुल आपको आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगर आप बेहतर तरीके से मेरे से पहले से पढ़े थे तो इसमें तो दिक्कत नहीं होगा, रीजनिंग में पूरे के पूरे बट्टे नंबर आएंगे। 7 से लिखा था 10, 7 से 10 यानी 3 जोड़ दिया, 10 से 16 6 जोड़ दिया, 16 से 28 आप यहाँ पे कितना 12 जोड़ दिया, 12 से 52 यहाँ पे 24 जोड़ दिया। तो इसके आगे देखो, पहले 3 गुना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 यहाँ पे जोड़ दो, 8 2 10, ये हो गया आपका 100, टोटल जो है 100। यानी अगला पद आप लोगों को 100 बताना था, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आपके सामने ए में दिया गया था। ठीक है, और यदि आपने ए को चुना था तो आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने था कोडिंग डिकोडिंग का, जो है कि यदि किसी कूट भाषा में कंप्यूटर को जो है ये लिखा जाता है तो मेडिसिन को जो है क्या लिखा जाएगा। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, सभी लोग बताएंगे कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। अब देखिए, सबसे पहले आप लोगों को देखना था यहाँ पे कि यहाँ पे जो अक्षर है सी, सी का यहाँ पे आर लिख रहा है, ओ को एफ लिख रहा है, कोई संबंध है नहीं, ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब देखो सी को यहाँ पे लिख दिया अंतिम में, तो आपको एम को कहाँ पे लिखना है, अंतिम में, यानी कि अंतिम में एम होना चाहिए, बिल्कुल ये गलत। ठीक है, फिर देखो ये ओ के बाद क्या होता है पी, ये ओ है तो लास्ट में लिखा है पी, यानी ई है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए एफ, इसमें भी एफ है। उसके बाद से डी है तो यहाँ पे एम के बाद एन, यानी कि यहाँ पे भी एक जोड़ दो, डी के बाद ई, डी के बाद ई, ठीक है, डी के बाद ई, यहाँ पे देखो एम एफ ई, एम एफ ई होना चाहिए था। ठीक है, एम एफ जे लिखा है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही था। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने बताया था तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था, दिशा से रिलेटेड एक प्रश्न था कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह जो है बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, ये जो है आप लोगों से पूछा गया था। ठीक है, तो आप सबसे पहले अगर हमारे क्लास को देखते हो तो आपको मालूम है कि दिशा मालूम है,
उत्तर ऊपर की तरफ होता है, यहाँ से हम ऊपर चलेंगे 10 किलोमीटर। फिर जो है बाएँ मुड़ना है, बायाँ तरफ मुड़ना है आपको, यानी कि इस साइड में। तो आप थोड़े से यहाँ पे बना लो। यहाँ से 10 किलोमीटर चलोगे, यहाँ से बाएँ मुड़ जाओ, कितना मुड़ना है 5। फिर जो है आपको बाएँ मुड़ना है, तो बायाँ नीचे आ जाएगा, यहाँ से बायाँ 10 चलना है, तो 10 आ गए, 10 मीटर बाएँ मुड़ गए। अब कह रहा है कि अपने प्रारंभिक बिंदु से, हम यहाँ से स्टार्ट थे, हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो कितनी दूरी पे है ये, कितनी दूरी पे है ये, तो 5 मीटर, क्योंकि 5 ऊपर है तो 5 नीचे है, 5 मीटर की दूरी पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगर आपने बी को लगाया था तो बिल्कुल राइट उत्तर था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। जो हमें जो है प्रश्न मिले थे उसको हम लोगों ने सॉल्व यहाँ पे कर लिया है, और इसी के आधार पे जिस तरीके से आज के प्रश्न पूछे गए थे, मैं फिर से कह रहा हूँ, जिनका भी एग्जाम बाकी है आप बिल्कुल ही इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि इस तरीके के क्लास आपको यहाँ पे बिल्कुल जो है जब तक आपका एग्जाम जो है नहीं समाप्त होता है तब तक कराने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।